अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं चैनल अनफोल्डिंग फैक्ट्स। आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ट्रायल के बाद सभी एक्यूज्ड को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथियों, आज बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की और इसके एप्लीकेशंस की। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है। डीएनए प्रोफाइलिंग एक फॉरेंसिक टेक्निक है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के डीएनए में मौजूद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उस इंडिविजुअल व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जाती है। दरअसल डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड सभी ऑर्गेनिजम्स के क्रोमोसोम का मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। यह एक डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है और प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति को एक यूनिक पर्सनल जेनेटिक ब्लूप्रिंट प्रदान करता है। ज्यादातर डीएनए सेल की न्यूक्लियस में होता है और उसे न्यूक्लियर डीएनए कहा जाता है, जबकि कुछ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है जिसे एमडीएनए कहा जाता है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट डीएनए एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यद्यपि सभी लोगों में 99% डीएनए बिल्कुल एक जैसा होता है, केवल 1% डीएनए ही अलग होता है। डीएनए में कुछ पर्टिकुलर स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि प्रत्येक इंडिविजुअल में यूनिक होते हैं। सभी इंडिविजुअल्स का एक यूनिक जेनेटिक मेकअप होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि प्रत्येक इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। इसलिए इसे डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। यहाँ एक्सेप्शन के तौर पर जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। प्रत्येक इंडिविजुअल का डीएनए उसकी पूरी लाइफ टाइम में कभी भी चेंज नहीं होता है। दो व्यक्तियों की डीएनए प्रोफाइल सेम होने की संभावना 30,000 मिलियन व्यक्तियों में एक व्यक्ति की होती है। वर्ष 1984 में सर एलेक्स जेफरी ने वीएनटीआर मेथड से डीएनए प्रोफाइलिंग की टेक्निक डेवलप की थी। भारत में डीएनए प्रोफाइलिंग की टेक्निक डॉक्टर लालजी सिंह द्वारा वर्ष 1988 में डेवलप की गई थी। डॉक्टर लालजी सिंह को फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। किसी भी क्रिमिनल केस को सॉल्व करने में सर्वप्रथम डीएनए प्रोफाइलिंग का प्रयोग यूके में लिसेस्टरशायर में डबल मर्डरर्स को पहचानने में किया गया था। वर्ष 1995 में यूके ने विश्व का पहला नेशनल डीएनए डेटाबेस स्थापित किया था। इस डेटाबेस का प्रयोग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में अपराधियों की पहचान के लिए किया जाता था। यूएसए के डीएनए डेटाबेस को CODIS अर्थात कंबाइंड डीएनए इंडेक्स सिस्टम कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की डीएनए प्रोफाइलिंग करने के दो मेथड होते हैं, RELP और VNTR। RELP रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जो डीएनए को कट करता है। VNTR मेथड में वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स को काउंट किया जाता है। सैंपल्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ह्यूमन बॉडी सेल से बहुत छोटा सैंपल लेकर किसी व्यक्ति विशेष के यूनिक पैटर्न को डिकोड किया जा सकता है। यहाँ पर भी एक्सेप्शन के रूप में जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, क्योंकि उनका कोई भी सैंपल यूनिक नहीं होता है। जो सीन ऑफ क्राइम से डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं वो होते हैं बोन में उपस्थित ओस्टियोसाइट सेल, डेंटल पल्प टिश्यूज, ब्लड, हेयर विथ रूट्स, सलाइवा, सीमेन, स्किन, नेसल सिक्रीशन, यूरिन। सामान्यतः डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में 7 स्टेप्स होते हैं: डीएनए आइसोलेशन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, डीएनए फ्रैगमेंटेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सदर्न ब्लॉटिंग, हाइब्रिडाइजेशन, फोटोग्राफी। आइए अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रयुक्त होने वाले सभी स्टेप्स को बारी बारी समझते हैं। डीएनए आइसोलेशन, जो भी सैंपल घटनास्थल पर मौजूद होता है जैसे ब्लड, सीमेन, हेयर रूट्स, टिश्यूज, टीथ, बोन, सलाइवा, उसमें डीएनए को सेपरेट किया जाता है और उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। डीएनए एम्प्लीफिकेशन, यदि सीन ऑफ क्राइम से कलेक्ट किए हुए सैंपल में आइसोलेट किए गए डीएनए की क्वांटिटी थोड़ी होती है, तब पीसीआर टेक्निक से इन विट्रो रेप्लिकेशन से डीएनए की ज्यादा कॉपीज प्राप्त की जाती हैं। इससे डीएनए की क्वांटिटी बढ़ जाती है। यहाँ पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन होता है। अभी हाल ही में कोरोना पैंडेमिक के समय हमने RT-PCR टेस्ट का नाम अवश्य सुना होगा। डीएनए फ्रेगमेंटेशन,
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशंस पर कट करता है और अलग अलग लेंथ के डीएनए के पीसेस बन जाते हैं। इसे रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंटेशन लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आरएफएलपी भी कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट्स को फ्रेगमेंट साइज के अनुसार अलग अलग किया जाता है। सदर्न ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किए गए फ्रेगमेंट्स को सिंथेटिक मेम्ब्रेन जैसे नायलॉन में ब्लोट कराया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन, इस प्रोसेस में लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब की मदद से फ्रेगमेंट्स को हाइब्रिडाइज कराया जाता है। फोटोग्राफी, डीएनए बैंड्स रेडियोएक्टिव प्रोब के कारण एक्सरे फिल्म पर फोटोग्राफिक इमेज बनाती है और इसी इमेज से सस्पेक्ट के प्रोफाइल की इमेज की मैचिंग कराई जाती है। आइए अब डीएनए प्रोफाइलिंग के एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, सीन ऑफ क्राइम से लिए गए सैंपल की डीएनए प्रोफाइल यदि सस्पेक्ट की प्रोफाइल से मैच हो जाती है तो यह 100% कंफर्म हो जाता है कि यह व्यक्ति घटना का एक्यूज्ड है। चूंकि डीएनए प्रोफाइल एक साइंटिफिक एविडेंस है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में यदि सीन ऑफ क्राइम के डीएनए प्रोफाइलिंग एक्यूज्ड की डीएनए प्रोफाइल से मैच हो जाती है तो ट्रायल के बाद कन्विक्शन होने का चांस 100% होता है। डीएनए प्रोफाइलिंग का प्रयोग ज्यादातर सेक्सुअल ऑफेंस, असॉल्ट, रॉबरी, किडनैपिंग या मर्डर के केस को सॉल्व करने में होता है। पेटेंटी टेस्ट, वाई क्रोमोसोम मार्कर को पेटेंटी टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये इनहेरिट किया जाता है। एक बच्चे में एक सेट जीन्स मां से आते हैं और एक सेट जीन्स पिता से आते हैं। डीएनए प्रोफाइल में हाफ बैंड पिता का और हाफ बैंड मां से मिलता है। साथ ही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि मदर से इनहेरिट होता है। जब न्यूक्लियर डीएनए सफिशिएंट नहीं होता है तो एमडीएनए का प्रयोग किया जाता है। हॉस्पिटल में बच्चा बदलने की घटनाएं अक्सर आती हैं और ऐसी घटनाएं बहुत संवेदनशील होती हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे के पेरेंट्स का पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस होता है। वाइल्ड लाइफ क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग एक महत्वपूर्ण टूल होता है। पोचिंग, इनब्रीडिंग और जेनेटिक डिजीजेस को क्योर करने के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है। फाइलोजेनी की स्टडी में डीएनए प्रोफाइलिंग महत्वपूर्ण होती है। जब कोई नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, एयर क्रैश, ट्रेन एक्सीडेंट, एक्सप्लोजन या फायर की घटना हो जाती है और उसमें मास कैजुअलिटीज हो जाती हैं, तो इस केस में डेड बॉडी आइडेंटिफिकेशन और उनकी फैमिली को दिए जाने वाले कंपनसेशन के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेनिफिट्स की बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, पेटेंटी का पता लगाने या किसी अन्य चीज के लिए होता है तो वहां उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी काफी ज्यादा होती है। डीएनए एविडेंस की नार्को एनालिसिस से ज्यादा रिलायबिलिटी है। नार्को एनालिसिस में काफी ज्यादा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। जहां डीएनए प्रोफाइलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वहीं इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आइडेंटिकल और मोनोजायोटिक ट्विन्स में सेम डीएनए सीक्वेंस होता है, अतः किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के केस में यदि ऐसे सस्पेक्ट या एक्यूज्ड प्रकाश में आते हैं जो ट्विन्स हैं तो केवल डीएनए प्रोफाइलिंग से ही असली कल्प्रिट का पता नहीं चल पाता है। उसके साथ आई विटनेस या अनसर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कोरोबोरेट करना होगा। साथ ही यहाँ फिंगरप्रिंट एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस हो सकता है क्योंकि ट्विन्स में फिंगरप्रिंट्स में स्लाइट डिफरेंस होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सैंपल कलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि सीन ऑफ क्राइम से सैंपल कलेक्शन ठीक नहीं किया गया होगा तो डीएनए प्रोफाइलिंग भी ठीक नहीं आएगी और इससे विवेचना में विपरीत असर पड़ता है। आइए अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के भारत में प्रयोग और उससे जुड़े कानूनी पहलू पर नजर डालते हैं। एक एविडेंस या सबूत के तौर पर डीएनए टेस्टिंग को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में कवर नहीं किया गया था। डॉक्टर लालजी सिंह को इंडिया में फादर ऑफ इंडियन फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। उन्होंने इस टेक्निक को वर्ष 1988 में डेवलप किया था। तब से यह क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में और अन्य जगह यूज हो रही है। कोड भी डीएनए प्रोफाइल को एक इंपॉर्टेंट एविडेंस के तौर पर मान्यता देता है।
परंतु किसी भी व्यक्ति के डीएनए सैंपल लेने से पूर्व संबंधित एजेंसी को कोर्ट की परमिशन लेना आवश्यक होता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रयोग करने में कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी आती हैं, जैसे डीएनए सैंपल के हैंडलिंग और स्टोरेज में। यहाँ पर टेस्ट सेंटर्स की काफी कमी है। इस कारण डीएनए सैंपल के परिणाम आने में कई वर्ष लग जाते हैं। साथ ही कभी-कभी भारत में जांच एजेंसी पर ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के वायलेशन के आरोप भी लगते हैं। आइए अब देखते हैं कि भारत में ऐसे कौन-कौन से महत्वपूर्ण केस हैं जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से सॉल्व किए गए हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रयोग को लेकर सबसे फेमस केस पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी का है, जिसमें रोहित शेखर नामक एक व्यक्ति ने क्लेम किया था कि एनडी तिवारी उनके बायोलॉजिकल फादर हैं। इस केस में कोर्ट ने एनडी तिवारी जी को आदेश दिया था कि वो अपना डीएनए सैंपल दें। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के असैसिनेशन के केस में एलटीटीई ने सुसाइड बॉम्बर का प्रयोग किया था। तब इस केस के इन्वेस्टिगेशन के समय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग न केवल विक्टिम को आइडेंटिफाई करने में, बल्कि अटैकर प्राइम एक्यूज्ड थेनोमोजी राजनत्नम उर्फ धनु को भी आइडेंटिफाई करने में किया गया था। 1995 तंदूर हत्याकांड में नैना साहनी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जले हुए शव का डीएनए नमूना उनके माता-पिता के नमूने से मैच कराया गया था। वर्ष 2012 में दिल्ली में अतिचर्चित हुए ब्रूटल गैंगरेप और मर्डर के केस में सभी 6 एक्यूज्ड को कैपिटल पनिशमेंट, विक्टिम के डाइंग डिक्लेरेशन और डीएनए प्रोफाइलिंग के आधार पर ही मिला था। 1996 प्रियदर्शनी मट्टू केस। लॉ स्टूडेंट प्रियदर्शनी मट्टू, जिसका रेप और मर्डर एक आईपीएस ऑफिसर के बेटे संतोष कुमार ने किया था, उसमें भी कन्विक्शन का मुख्य आधार विक्टिम के अंडरगारमेंट से मिले सैंपल की डीएनए प्रोफाइलिंग था, जिसमें कन्विक्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और उसके एप्लीकेशंस के संबंध में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।